हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। मैं आपको एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का चैप्टर 3 लेकर आया हूं, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। धातु को हम बोलते हैं मेटल। धातु को क्या बोलते हैं? मेटल। और अधातु को बोलते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेटल तथा नॉन मेटल के बारे में, यानी कि धातु तथा अधातु के बारे में। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से चैप्टर पढ़ाने वाला हूं कि आप कभी भी अपने लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले नहीं। इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। इस चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, यानी कि मेटल तथा नॉन मेटल। देखिए क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तत्व यानी कि जो होते हैं एलिमेंट। तत्व को बोलते हैं एलिमेंट। तत्वों को उनके गुणधर्म मतलब उनके प्रॉपर्टीज के बेस पर, आधार पर धातु तथा अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि दो कैटेगरीज में एलिमेंट को बांटा जाता है उनके गुणधर्म यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर। जैसे आपने ये देखा होगा Fe और ऑक्सीजन। Fe भी एक एलिमेंट है तत्व, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है कि Fe जो है वो आयरन होता है, यानी कि वो धातु होती है। वो जो है ना वो ऑक्सीजन यानी गैस फॉर्म में होता है, और ये अधातु होती है। ठीक है ना। तो बच्चों, तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर धातु तथा अधातु दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी दो कैटेगरीज में बांटा गया है। अब देखिए धातुओं के कुछ उदाहरण देखिए। जैसे आयरन यानी कि उसके तार बनाए जा सकते। एल्युमिनियम के भी तार बनाए जा सकते, चांदी के भी तार बनाए, कॉपर के भी तार बनाए जा सकते हैं। और तथा जो धातु नहीं वे अधातु कहलाती हैं। जैसे हाइड्रोजन के आप वायर बना सकते हो, नाइट्रोजन के वायर बना सकते हो, सल्फर के वायर बना सकते हो, या ऑक्सीजन के वायर बना सकते हो? नहीं बना सकते। इसलिए इनको हम बोलते हैं अधातु। तो धातु और अधातु में सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, चांदी हुआ, कॉपर हुआ, इनको आप वायर के रूप में बना सकते हैं। ठीक है। और लेकिन जैसे हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये मोस्टली गैसेस फॉर्म में होती हैं, यानी कि गैस के रूप में होती है। इनके आप वायर नहीं बना सकते। सबसे बड़ी पहचान तो इनकी यही है धातु और अधातु के बीच में। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको समझ में आया कि जो एलिमेंट्स होता है उनके गुणधर्म यानी कि बेस के आधार पर धातु और अधातु को दो भागों में हमने कैटेगराइज किया गया है। एक तो धातु है यानी कि एक मेटल है, दूसरा अधातु यानी कि नॉन मेटल है। अब हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि इनके भौतिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। एक तरफ हमने लिया भौतिक गुणधर्म, इस टेबल के माध्यम से हम समझेंगे। दूसरी तरफ धातु और इसके बाद अधातु। पहला पॉइंट है धात्विक चमक। धात्विक चमक का मतलब होता है शाइनिंग। क्या होता है? शाइनिंग। धात्विक चमक का मतलब है शाइनिंग। बताइए, जो धातु की जो सतह होती है वो चमकदार होती है। जैसे आप आयरन ले लीजिए, या Ag ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, Au ले लीजिए, या एल्युमिनियम ले लीजिए। Fe का मतलब आयरन लोहा, Ag का मतलब चांदी, Au का मतलब सोना, और Al का मतलब एल्युमिनियम। इन सभी की सतह कैसी होती है? शाइनिंग होती है, यानी कि वो चमकदार होती है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो चमकती नहीं है। जैसे कि अगर आप हाइड्रोजन को लीजिए, ऑक्सीजन को लीजिए, नाइट्रोजन लीजिए, तो क्या ये चमकेंगी? नहीं चमकती। केवल एक गैस है आयोडीन जिसे हम I2 सिंबल से डिनोट करते हैं। वह एकमात्र ऐसी है कि अधातु होते हुए भी चमकती है। यही एक आपका
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि वह कौन सी अधातु है जो चमकती है। तो उसका क्या आंसर होगा बच्चों? आयोडीन, क्योंकि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकती है। मोस्टली सभी जो भी नॉन मेटल होती हैं वो कभी भी नहीं शाइनिंग नहीं करती, केवल आयोडीन को छोड़कर। और जो मेटल जो होती हैं वो ऑलवेज शाइनिंग देती हैं। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया। अगले पॉइंट की बात करते हैं हम, कठोरता। कठोरता का मतलब होता है हार्डनेस। कठोरता का मतलब है हार्डनेस। धातुएं जो होती हैं यानी कि जो मेटल होती हैं वो सामान्यतः कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। कठोर होती हैं यानी कि आप देख लीजिए, आप लोहा को लीजिए, Fe हैं, इसी तरीके से एल्युमिनियम ले लीजिए, Al, ये सभी कैसी हैं? कठोर होती हैं। मोस्टली कठोर होती हैं, मोस्टली हार्डनेस होती है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो मुलायम भी होती हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मुलायम होती हैं और इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो मोस्टली हार्डनेस होती हैं यानी कठोर होती है, लेकिन कुछ ही धातुएं हैं जो मुलायम होती है और उन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये 3 ऐसी धातुएं हैं जिन्हें आप बहुत ही मुलायम होती है और इन्हें आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। कौन सी? Li यानी मतलब लिथियम, Na सोडियम और N पोटेशियम। Li का मतलब होता है लिथियम, Na का मतलब सोडियम, K का मतलब है पोटेशियम। ये 3 ऐसी धातुएं हैं जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो ये ज़्यादातर मोस्टली कठोर नहीं होती, मतलब ये सॉफ्ट होती हैं, केवल कार्बन को छोड़ के। कार्बन एक अपरूप स्वरूप है हीरा, जो सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। यानी कि जो हीरा जो होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, कार्बन का ही फॉर्म है। कार्बन का फॉर्म क्या क्या होता है? एक तो ग्रेफाइट होता है जिसको हम पेंसिल में यूज करते हैं, दूसरा हीरा, हीरा भी, और ये भी एक कार्बन का ही फॉर्म है जो कि प्रकृति में सबसे अधिक कठोर है। क्योंकि कार्बन जो होती है, कार्बन जो है ना, कार्बन जो है वो तो क्या है? अधातु है, लेकिन इसका जो हीरा है वो कठोर होता है। मोस्टली सभी जितनी भी अधातुएं होती हैं वो कठोर नहीं होती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, रूप। रूप का मतलब होता है फॉर्म, ये किस फॉर्म में रहती हैं। मेटल जो होती हैं यानी धातुएं जो होती हैं वो कमरे के ताप पर यानी कि सामान्य टेम्परेचर पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। जैसे आप लोहा को ले लीजिए, Fe ले लीजिए, ये क्या पिघला हुआ मिलता है, लेकिन जब आप इसको बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो ये पिघल जाएगा। इसी तरीके से आप एल्युमिनियम ले लीजिए, ये क्या आपको पिघला हुआ मिलता है? नहीं मिलता है ना, मेल्टिंग नहीं मिलता है, लेकिन जब आप इसको गर्म कर देंगे तो ये पिघल जाएंगी। इसीलिए कहा गया कि जो मेटल होती हैं वो कमरे के ताप पर यानी कि सामान्य टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। केवल एक धातु है, वो है मरकरी, यानी जिसे हम पारा बोलते हैं, इसका सिंबल होता है Hg, को छोड़कर, क्योंकि ये हमेशा और हमेशा लिक्विड फॉर्म में होती है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मोस्टली जितनी भी मेटल होती हैं वो हमेशा कमरे के टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होती हैं यानी कि ठोस अवस्था में होती हैं, परंतु मरकरी यानी कि Hg को छोड़कर, क्योंकि Hg होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर हम नॉन मेटल की बात करें यानी अधातुएं की बात करें तो अधातुएं सॉलिड व गैस दोनों फॉर्म में पाई जाती हैं। सॉलिड और गैस, जितने भी मेटल हैं वो या तो सॉलिड होंगे या गैस के फॉर्म में पाई जाती हैं, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। क्योंकि ब्रोमीन जो होती है, Br होता है जो ब्रोमीन के सिंबल Br2, ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। नॉर्मली किस फॉर्म में पाई जाती है? लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों एक ही फैमिली के सदस्य हैं और इस फैमिली को बोला जाता है हैलो।
इनका पूरा नाम है हैलोजन, शॉर्ट में इनको हैलो फैमिली भी बोलते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना। ब्रोमीन जो है ना वो अधातु है, यानी कि नॉन मेटल होती है ब्रोमीन। और ये नॉर्मली किस अवस्था में पाई जाती है? तरल अवस्था में, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और जबकि मोस्टली जितनी भी नॉन मेटल हैं वो ठोस या गैसीय फॉर्म में पाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि जो मेटल जो होती हैं वो तो कमरे के टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, केवल मरकरी को छोड़कर। और अधातुएं यानी कि नॉन मेटल होती हैं वो ठोस या गैस रूप में पाए जाते हैं, केवल ब्रोमीन को छोड़कर, क्योंकि ब्रोमीन जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। अगला पॉइंट है, उसका नाम है आघात वर्धता। आघात वर्धता का मतलब होता है पीटना। कुछ मेटल्स को यानी कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आपने देखा ना सोना, Au, इसको आप पतली फॉर्म में पीट सकते हैं। लेकिन कभी भी अधातुओं यानी कि नॉन मेटल आघात वर्ध नहीं होती, यानी कि इनको नहीं पीटा जा सकता। क्या आपने हम मुझे आप बताओ, क्या आप हाइड्रोजन गैस को पीट कर पतली चादर के फॉर्म में बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या आप ऑक्सीजन को पीट कर उसको पतली चादरों में बना सकते हैं? नहीं बना सकते, है ना। तो इसीलिए जो भी, क्योंकि ये मोस्टली कैसी अवस्था में पाई जाती हैं? गैसीय फॉर्म में पाई जाती हैं, इसलिए आघात वर्ध नहीं है। आघात वर्ध का मतलब है इन्हें पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। किसको नहीं किया जा सकता? अधातुओं को नहीं किया जा सकता, यानी कि नॉन मेटल को नहीं किया जा सकता। जबकि जो धातुएं होती हैं मोस्टली उनको पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुण को बोलते हैं आघात वर्धता। क्या बोलते हैं? आघात वर्धता। अगला पॉइंट है वो है तन्यता। ये है हमारी धातु। अगला पॉइंट है तन्यता। तन्यता में क्या होता है? धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातुओं को पतले तार में खींचा जा सकता है। जैसे आप गोल्ड का ले लीजिए, Au, आप गोल्ड का बहुत ही पतला तार बना सकते हैं, बहुत ही पतला तार बना सकते हैं, बना सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरीके से Au की तरह सोने का भी पतला तार बना सकते हैं। एल्युमिनियम तो आप लोग देखते हैं ना, वायर होते हैं एल्युमिनियम, इसके भी तार बना सकते हैं। Fe आयरन की भी तार बना सकते हैं। यानी कि ये सभी क्या है? धातुएं, और इनको तार बनाए जा सकते हैं। और जब किसी धातु के तार बनाने की जो क्वालिटी होती है उसको ही हम तन्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। यानी कि धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होती, अर्थात अधातुओं के पतले तार नहीं बनाए जा सकते हैं। क्या आप ऑक्सीजन के पतले तार बना सकते हो? क्या आप हाइड्रोजन के पतले तार बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्या आप नाइट्रोजन के पतले तार बना सकते हो? क्या तुम गैस के पतले तार बना सकते हो? नहीं बना सकते। यानी कि जो नॉन मेटल यानी जो अधातुएं होती हैं वो तन्य नहीं होती, यानी कि उनके पतले तार नहीं बनाए जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। अगला पॉइंट है विद्युत तथा ऊष्मा के चालक। सामान्यतः जो धातुएं होती हैं उनमें विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है। सुचालक का मतलब होता है कि उनमें आसानी से प्रवाहित हो सकती है, यानी कि उसमें करंट भी फॉलो हो सकती है और हीट भी फॉलो हो सकती है, यानी कि करंट भी बह सकती है और ऊष्मा भी बह सकती है। केवल दो धातुओं को छोड़कर, एक तो लेड यानी Pb जिसे सीसा बोलते हैं, दूसरा मरकरी Hg, क्योंकि ये दोनों के दोनों कुचालक होते हैं। इनमें करंट और हीट का फैलो नहीं होता है, ना तो इनमें लाइट बह सकती है, ना ही इसमें ऊष्मा का संचारण हो सकता है। किस किस में नहीं हो सकता है? लेड में और मरकरी में। तो यानी कि जो अपवाद है उनको बहुत ध्यान से याद रखना, और इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं कि सामान्यतः जो धातुएं होती हैं
आप देखो आयरन ले लीजिए, चाहे एल्युमिनियम ले लीजिए, चाहे कॉपर ले लीजिए, इन सभी के तार बनाए जा सकते हैं इनमें, और आसानी से करंट और ऊष्मा का संचारण हो सकता है। लेकिन आपका पीवी, लेड हुआ, मरकरी हुआ, ये कुचालक होते, इनमें इनमें करंट का फ्लो नहीं होता है, ये नहीं बह सकती हैं। सामान्यतः नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो नॉन मेटल होते हैं वो विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर, क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो सुचालक होती है, यानी कि इसमें विद्युत और ऊष्मा का संचरण हो सकता है। आप बताइए, क्या आप ऑक्सीजन से करंट बह सकते हैं, या आप हाइड्रोजन से करंट बह सकता है? नहीं बह सकता है। लेकिन ग्रेफाइट से करंट फ्लो हो जाता है, और जबकि ग्रेफाइट जो है ना वो एक नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? एक अधातु है। इसीलिए कहा गया कि नॉर्मली यानी कि सामान्यतः अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं, यानी कि इनमें ना तो विद्युत का प्रवाह हो सकता है, ना ही ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है, सिर्फ सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर। अगला जो पॉइंट है वो है घनत्व। घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी। क्या होता है? घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। सामान्यतः जो धातुएं होती हैं उनका घनत्व अधिक होता है और उच्च गलनांक होता है, यानी कि वो अधिक डेंसिटी होने की वजह से बहुत देर में गलती हैं। केवल दो धातुएं छोड़ के, कौन कौन सी? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम यानी कि Na और पोटेशियम K, इन दोनों को छोड़कर जितनी भी धातुएं हैं वो सामान्यतः उनका जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है और गलनांक भी ज़्यादा होता है, केवल दो चीज़ों को छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, क्योंकि इनका जो घनत्व होता है और गलनांक होता है वो कम होता है। और अगर हम अधातुओं की यानी नॉन मेटल की बात करें तो सामान्यतः यानी कि नॉर्मली अधातुओं यानी कि नॉन मेटल का जो घनत्व है यानी डेंसिटी है वह गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, यानी ये दोनों कम होते हैं, यानी कि इनका डेंसिटी, क्योंकि देखो आप बताइए, ऑक्सीजन है, क्या ये ज़्यादा घना है? नहीं होती, ये तो बहुत हल्की होती है, हवा में उड़ जाती है, गैस फॉर्म में होती है, तो ये इनका गलनांक और घनत्व भी बहुत कम होता है। अगला पॉइंट है, उस पॉइंट को बोलते हैं ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब होता है साउंडनेस। इंग्लिश में क्या होता है इसका मतलब? साउंडनेस। यानी कि अगर किसी धातुओं को कठोर सतह से टकराने पर उसमें आवाज़ निकलती है कि नहीं निकलती, साउंड आती है कि नहीं आती, यानी कि जितनी भी धातुएं होती हैं सामान्यतः उनको जब किसी कठोर सतह पर पटकते हैं या टकराते हैं तो उससे आवाज़ यानी कि साउंड आती है। जैसे आप देखिए कि एफ ले लीजिए, एफ के तार को अगर आप कहीं किसी चीज़ से टकराएंगे तो आवाज़ आएगी। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या आप ऑक्सीजन को कहीं टकराएंगी तो क्या आवाज़ आएगी? नहीं आएगी। इसलिए जो अधातुएं होती हैं वो ध्वनिक नहीं होती, यानी कि उनमें साउंडनेस नहीं होती, यानी कि जो नॉन मेटल होती हैं अधातुओं का मतलब जो नॉन मेटल होती हैं वो ध्वनिक, ध्वनिक का मतलब होता है साउंडनेस नहीं होती है, उनको टकराने से किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं निकलती। आप मुझे बताओ, क्या हाइड्रोजन किसी से टकराएगा? हाइड्रोजन आपसे टकराएगा, आवाज़ आएगी? नहीं आएगी। या किसी अन्य सतह से टकराएगा, आवाज़ आएगी? नहीं आएगी। ऑक्सीजन किसी से टकराएगा तो क्या आवाज़ आएगी? नहीं आएगी। यानी कि जो अधातु यानी कि नॉन मेटल होती हैं वो साउंडनेस नहीं होती, यानी कि ध्वनिक नहीं होती। लेकिन अगर आप अगर आप लोहा, एल्युमिनियम या फिर आयरन या कोई चीज़ अगर जब उसको नीचे सतह से टकराते हैं या किसी और सतह से टकराते हैं तो वो साउंड पैदा करते हैं, यानी साउंड आती है। अगला पॉइंट है ऑक्साइड के बारे में। अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे MgO, यानी कि जितने भी मेटल हैं अगर उनमें ऑक्सीजन आपने मिला दिया तो वो अक्सर जो भी ऑक्साइड बनाएंगी, क्योंकि जो ऑक्साइड बनाएंगी उस ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो बेसी होगा, यानी कि वो क्षारीय होगा। फिर से समझ लेते हैं, अगर नहीं आया समझ। आपने जितनी भी मेटल ली, कोई भी मेटल ले लो और उसके साथ अगर हमने उसका ऑक्सीजन ले लिया तो उसके
रिएक्शन कराने से क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। और इसका जो नेचर होगा यानी कि जो स्वाद होगा वो कैसा होगा, बेस होगा, यानी कि ये क्षारीय होगा। मोस्टली यही देखा गया है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं यानी कि जो नॉन मेटल होती है, जो नॉन मेटल होती हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि जो नॉन मेटल होते हैं उनके द्वारा जो ऑक्साइड बनते हैं वो हमेशा अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय। उनका जो टेस्ट होता है वो अम्लीय होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने इस टेबल के माध्यम से धातु और अधातु के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझाया कि उनकी शाइनिंग पे क्या प्रभाव पड़ता है, हार्डनेस, कठोरता क्या होती है, उनका फॉर्म किस फॉर्म में रहते हैं, अगाध बर्धता, पीट कर चादर बनाई जा सकती कि नहीं बनाई जा सकती है, तन्यता, क्या उनके तार खींचे जा सकते कि नहीं खींचे जा सकते, विद्युत और ऊष्मा के चालक, क्या उनमें करंट या हीट फ्लो हो सकती है कि नहीं हो सकती, घनत्व, उनका डेंसिटी कितनी कैसी होती है, ध्वनि किसी सतह से टकराने पे आवाज़ करती हैं कि नहीं करती, ऑक्साइड का स्वाद या नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है या अम्लीय। यानी कि हमने 9 पॉइंट के आधार पर हमने इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिफरेंस बताया, मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप चाहे यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड से अगर ये क्वेश्चन आता है कि धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म की चर्चा कीजिए, डिस्कशन अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो आप इसको इस टेबल के माध्यम से आसानी से बना सकते हैं और कंप्लीट मार्क्स गेट भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगले पॉइंट में चलते हैं। अभी तक जो हमने धातुओं के भौतिक और अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में चर्चा की थी, अब हम करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की चर्चा, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी। किसकी बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की, पहले मेटल की बात करेंगे। अभी तक तो हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई, अब केमिकल प्रॉपर्टीज बता रहे हैं मेटल की, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म यानी कि मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हम रिएक्शन करा के देख रहे हैं एयर के साथ यानी कि वायु के साथ अपक्रिया। जब भी किसी धातु को, अच्छा वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन, तो जब भी धातु वायु के संपर्क में आती है तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन जो होती है उससे मिलकर वो धातु का ऑक्साइड बना देती है, धातु का ऑक्साइड बना देती है। यानी कि जब भी कोई धातु वायु के संपर्क में आती है तो वह वायु में होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो उस मेटल का ऑक्साइड बना देती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे ये कॉपर है, कॉपर जब वायु के संपर्क में आया तो वायु में होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से उसने रिएक्शन कर लिया तो क्या बना दिया, CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड। पहले ये कॉपर था, केवल ये कॉपर था सिंगल, बाद में ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। इसी तरीके से ये नंबरिंग तो बैलेंस के लिए है, मैंने आपको बताया था ये 2 ये तो बैलेंस ही के लिए होते हैं। अगर एल्युमिनियम है और जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो क्या बन गया, Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसी तरीके से मैग्नीशियम है, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी सिंपल सी बात है कि जब भी कोई मेटल एयर के संपर्क में आती है तो एयर में होती है ऑक्सीजन, उससे रिएक्ट करके क्या बना देती है वो, मेटल ऑक्साइड। क्या बना देती है वो, मेटल ऑक्साइड। ठीक है ना। अगला देखिए, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से भी अपक्रिया रिएक्शन दिखाती हैं। कैसे, देखिए, सोडियम और पोटेशियम वायु में अकस्मात आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए उन्हें केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं उनकी जो क्रियाशीलता होती है, इनकी जो क्रियाशीलता जो होती है यानी कि एक्टिविटी होती है वो बहुत ही शार्पनेस होती है, यानी कि बहुत ही तेज़ होती है। और जब भी सोडियम
या पोटेशियम हवा में रखा जाता है तो हवा में होती है ऑक्सीजन, और उससे ये तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं और वो ऑक्साइड बना देते हैं, जिससे की वजह से उसमें आग लग जाती है। और इसीलिए हमेशा सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है, कभी भी उसको खुला नहीं रख सकते। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि केरोसिन में डुबा कर रखने वाली धातु कौन सी है? सोडियम और पोटेशियम। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये वायु के संपर्क में आने से उसका ऑक्साइड बना देती है और वो आग पकड़ लेती है। अगला पॉइंट है कि मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, जिंक हुआ और पीवी यानी लेड, ये जब वायु के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं तो इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत भी चढ़ जाती है। यानी कि जैसे अगर आपने Mg लिया और प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दी, इसने Mg को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दी तो क्या बन गया? MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये इस पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बने हैं तो इसी ऑक्साइड पर कि इसके ऊपर एक लेयर भी चढ़ जाती है, यानी कि परत भी चढ़ जाती है। किसकी किसकी परत चढ़ जाती है? मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की, जिंक की और लेड की। इसी तरीके से जो एल्युमिनियम होता है जब वो वायु के संपर्क में आता है तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता है, यानी कि Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता है। अगला पॉइंट है कि जो आयरन होता है यानी कि जो लोहा यानी कि Fe होता है, वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, यानी कि जब उसे वायु में गर्म करते हैं तो वह जलता नहीं है, लेकिन ज्वाला में लोहे चूर्ण डालने पर वह तेज़ी से जलने लगता है। क्योंकि जब ज्वाला यानी कि जो आग होती है उसमें लोहे के छोटे छोटे कण हमको डालते हैं तो वह तेज़ी से जलने लगता है, क्योंकि वो आसानी से ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। अगला है कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत भी चढ़ जाती है। यानी कॉपर जब वायु के संपर्क में आता है तो बनाता है वो कॉपर ऑक्साइड, लेकिन ये जलता नहीं है, लेकिन इस पर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है। किसके रंग की परत चढ़ जाती है? काले रंग की परत चढ़ जाती है। Ag यानी चांदी हुआ, Au सोना हुआ, ये ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करते। ना कभी भी Ag ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ना ही Au भी कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। अभी अगला पॉइंट है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? देखिए समझते हैं। प्यारे बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में समझते हैं कि वे धातु ऑक्साइड जो एसिड तथा बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं और साल्ट तथा वाटर क्रिएट करते हैं, उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। फिर से समझिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार, यानी कि अम्ल होता है एसिड, अम्ल क्या होता है? एसिड, और क्षार होता है बेस, इन दोनों से रिएक्शन करते हैं, अपक्रिया करते हैं, और लवण का मतलब होता है साल्ट और वाटर बनाते हैं, उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। फिर समझो, अगर कोई आपसे पूछे कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है तो आप क्या आंसर देंगे? कि वे धातु ऑक्साइड, क्या देंगे? वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अपक्रिया करते हैं और साल्ट और जल उत्पन्न करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे देखिए, Al2O3 एक एल्युमिनियम ऑक्साइड है, यानी कि धातु ऑक्साइड है। जब इसको हमने अम्ल के साथ मिलाया, अम्ल क्या होता है? HCl, तो क्या बना हमें? AlCl3 + H2O, यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड तथा हमें वाटर प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा साल्ट और ये हमारा वाटर है। ठीक है ना? फिर से समझते हैं। सॉरी, एक सेकेंड रुकना प्यारे बच्चों, एक सेकेंड। ठीक है ना? देखिए फिर से समझते हैं कि वे धातु ऑक्साइड, अब धातु ऑक्साइड तो हमने ये ले लिया Al2A3, ये धातु ऑक्साइड है क्योंकि एल्युमिनियम का ऑक्साइड है।
जब किसी अम्ल यानी कि ये हमने अम्ल ले लिया के साथ मिलाते हैं तो लवण और साल्ट बनाते हैं। तो लवण बन गया हमारा यानी कि AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर। इसी तरीके से अगला है कि जब हमने धातु ऑक्साइड ले लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये हमारा क्या है एल्युमिनियम ऑक्साइड, और अब हमने इसको, ये पहले हमने एसिड से रिएक्शन कराया था और ये हमारा है बेस, यानी कि अब हमने क्षार से रिएक्शन करा दिया। तो क्या बना NaAlO2 जो कि इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम है इसका नाम? सोडियम एल्यूमिनेट और प्लस वाटर। और सोडियम एल्यूमिनेट क्या है? एक साल्ट है। क्या है? एक साल्ट। यही तो बताया था कि जब कोई धातु ऑक्साइड यानी कि एक धातु ऑक्साइड है, किसी अम्ल, ये अम्ल है, और ये किसी क्षार से रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? लवण। ये देखो ये लवण बना रहे हैं प्लस वाटर, प्लस वाटर, तो उसको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब देखिएगा धातु की जल के साथ क्रिया करके देखते हैं, यानी वाटर के साथ। जब भी किसी मेटल को पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और जब किसी धातु ऑक्साइड को वाटर के साथ फिर से मिला देते हैं तो हमें प्राप्त होता है धातु हाइड्रो ऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है? धातु हाइड्रो ऑक्साइड। देखिए इस ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से धातु रिएक्ट करती हैं। ये हमारी मेटल यानी धातु है, ये धातु है। अगर सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के साथ ये कब क्रियाशील होती है? ठंडे जल के साथ। कैसे जल के साथ? ठंडे जल के साथ, यानी कि जल कैसा होना चाहिए? ठंडा, तभी ये रिएक्ट करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी। और कोई भी मेटल मैग्नीशियम के साथ तभी रिएक्शन करेगी जब गर्म जल के साथ, यानी कि पानी कैसा होना चाहिए? गर्म होना चाहिए। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक धातु के साथ रिएक्शन तब करते हैं जब भाप हो, पानी का कौन सा फॉर्म हो? वेपर फॉर्म हो। तथा धातु जल के साथ कोई भी अपक्रिया नहीं करती है। कौन सी? लेड, कॉपर, Au यानी कि सोना, और Ag और चांदी, यानी कि ये जो होती हैं ये कोई भी रिएक्शन नहीं करती। कौन कौन सी? लेड हुआ, कॉपर हुआ, Au हुआ और Ag हुआ। Pb मतलब लेड, Cu मतलब कॉपर, Au मतलब सोना और Ag मतलब चांदी। ये जल के साथ कोई रिएक्शन नहीं देती हैं। धातु कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जल के साथ रिएक्शन करने पर तैरने लगती हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। यानी कि जब भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जल के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये उस पर तैरने लगते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है ना बच्चों? देखिएगा अब हमने इसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। जैसे हमने एक धातु ले ली सोडियम, जब हमने इसे वाटर के साथ रिएक्शन किया तो हमें क्या मिला? हमें सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और क्या निकली? हमें हीट निकली ना, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। इसी तरीके से जब हमने कैल्शियम लिया, कैल्शियम को हमने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना? हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस तो हमेशा ही निकलेगी जब भी इसको पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे, वाटर के साथ। अगला देखते हैं, ये देखिएगा मैग्नीशियम एक धातु है, जब हमने इसे वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि जो वाटर जो होता है वो दो हिस्सों में टूटता है, H प्लस OH माइनस। ठीक है ना? और जो Mg है वो हमारा क्या है? प्लस है, इसलिए वो OH के पास चला जाता है और बन जाता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बचता है? हाइड्रोजन। क्या बच्चों आपको ये रिएक्शन समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही तो मैं इसको फिर से समझा दूँ। Mg जो होता है उसके साथ होते ऊपर टू प्लस होते हैं, और जो ये वाटर जो होता है वो दो हिस्सों में टूटता है, H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। अब ये Mg प्लस का है तो ये OH के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है? OH के, और बन जाना लेता है मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड,
और बेचारा अब क्या बचा, एच आयन, तो यानी कि ये बच जाएगी हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। इसी तरीके से जब एल्युमिनियम को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। आयरन का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला पॉइंट है कि जब भी हम धातु की किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कि धातुओं की तनु अम्लों के साथ अपक्रिया। तनु का मतलब होता है पतला एसिड। यानी कि कोई भी अगर हम मेटल लें और उसकी अगर हम तनु अम्ल यानी कि डाइल्यूट के एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है, साल्ट मिलता है और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, ये हमारा आयरन है यानी धातु है, इसको हमने HCl लिया यानी कि एक एसिड है। ये हमारे धातु है, आयरन क्या है हमारा धातु है और HCl क्या है, अम्ल है। इन दोनों को हमने जब मिलाया तो क्या मिला, FeCl2 यानी कि फेरिक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये क्या है, ये फेरिक क्लोराइड है हमारा साल्ट यानी कि लवण, और हाइड्रोजन गैस तो 100% ही निकलेगी। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि ये मैग्नीशियम है। जब हमने इसको हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन कराया तो क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कैसे टूटता है, अगर इसको आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से समझा दूं ये कैसे बन रहे हैं। ये ब्रेक किस तरीके से होते हैं, Mg में 2 प्लस होते हैं क्योंकि Mg की जो बैलेंसी होती है वो 2 होती है। जो HCl होता है वो 2 हिस्सों में टूटता है, प्लस और माइनस। मैंने बताया था कि प्लस वाली चीज़ हमेशा किसके पास जाएगी, माइनस वाले के पास जाएगी। यानी कि Mg किसके पास चला जाता है, Cl के साथ, और बना लेता है MgCl2। और यहाँ क्या बचा, H आयन बचा, तो ये हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अच्छा, MgCl2 लिखने का तरीका भी समझो कि Mg और Cl, अब देखो Mg के ऊपर होते हैं 2 प्लस, Cl के ऊपर होता है 1 माइनस। तो यानी कि इसकी जो 2 बैलेंसी है उसका मल्टीप्लाई इसके क्लोरीन के साथ कर दिया जाता, इसका जो एक बैलेंसी है वो यहाँ पर आ जाती। यानी कि ये वन लिखा जाता है Mg1Cl2, लेकिन 1 कभी लिखा नहीं जाता, इसलिए हम इसको लिख देते हैं MgCl2। ठीक है ना बच्चों। इसी तरीके से जिंक का जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली एल्युमिनियम के जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ बनेंगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस। देखिए याद रखिए कि कॉपर हुआ, Ag हुआ और Hg हुआ, यानी कि कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ और मरकरी हुआ, ये कभी भी तनु अम्लों के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही पॉइंट होते हैं जो कि एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद होते हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते। वही अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं कि यानी जैसे कॉपर हुआ, Ag हुआ, यानी कि Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर, Hg का मतलब होता है मरकरी यानी पारा, ये कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अगला देखते हैं कि मेटल की अन्य लवणों के साथ अपक्रिया। यानी कि अगर कोई आपने मेटल लिया, कोई ए मेटल लिया, और फिर हमने किसी दूसरे लवण विलयन यानी कोई साल्ट विलयन बी के साथ हमें ने रिएक्शन कराया तो हमें साल्ट का सॉल्यूशन मिलता है, लवण विलयन मिलता है, साल्ट का सॉल्यूशन मिलता है, इस ए का साल्ट सॉल्यूशन मिलता है, प्लस और दूसरे में बी धातु मिलती है। अधिक अपक्रियाशील धातुएं अपने कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। यानी कि जो ज़्यादा ताकतवर धातुएं होती हैं वो कम ताकतवर वाले धातुओं के यौगिकों के विलयन को विस्थापित कर देती है, यानी उनसे वो छुड़ा लेती हैं। और ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी यानी कि जो एक्टिविटी सीरीज है उस पर डिपेंड करती है। ये एक्टिविटी जो सीरीज है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा क्योंकि इससे आप
आगे जो मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, वो इसी एक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड करता है। सक्रियता श्रेणी होती क्या है? वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी कि सबसे सक्रिय कौन है? पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, ये सबसे कम श्रेणी में। इसके अलावा देखिएगा फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर Hg, फिर Aq, फिर Au, ठीक है ना। ये सबसे कम सक्रियशील है, यानी कि सबसे ताकतवर है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, और सबसे कम है Au, Ag और Hg, ये सबसे कम क्रियाशील है। अब इसका काम क्या है? इस सक्रियता श्रेणी है, यानी कि जो एक्टिविटी सूची होते है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो ज़्यादा क्रियाशील एलिमेंट होगा वो कम क्रियाशील एलिमेंट के कंपाउंड से यौगिक को छुड़ा लेगा। यानी कि सीधी सी बात में ये समझिए कि जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो कमज़ोर व्यक्ति से छुड़ा लेगा। जैसे अगर कोई ज़्यादा व्यक्ति ताकतवर है और कमज़ोर व्यक्ति के साथ अगर उसके पास अगर कुछ चीज़ है तो उससे छुड़ा लेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझ जाते हैं, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया Ca, Ca क्या है? कैल्शियम, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे लिया MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत ध्यान समझिए, मैंने कैल्शियम लिया, फिर मैंने लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और पूछा कि बच्चों क्या ये रिएक्शन करेगा? अब आप ये याद रखिएगा कि Ca और Mg में से बड़ा कौन है। तो इस टेबल में आप देखिएगा प्यारे बच्चों कि Ca जो है ना वो Mg से बड़ा है, क्योंकि ये ऊपर स्थित है। यानी कि जो बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम जो है ना वो मैग्नीशियम से ज़्यादा ताकतवर है। कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा ताकतवर। अब मैग्नीशियम के साथ क्या है? ऑक्सीजन। तो ये जो कैल्शियम है वो मैग्नीशियम के ऑक्सीजन को छुड़ा लेगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा? CaO। जब ये O इससे छुड़ा लेगा तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ Mg बचेगा। यानी कहने का मतलब ये था प्यारे बच्चों कि जो कैल्शियम जो होता है वो मैग्नीशियम से इस टेबल के अकॉर्डिंग ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए जो मैग्नीशियम के साथ जो ऑक्सीजन था उस कैल्शियम ने छुड़ा लिया और बना लिया कैल्शियम ऑक्साइड, और बेचारा अकेले में क्या रह गया? मैग्नीशियम। तो वही इसमें मैंने आपको बताया था, यही पॉइंट कि अधिक क्रियाशील वाली धातुएं, यानी जो ज़्यादा ताकतवर, यानी कि जो ज़्यादा एक्टिविटी वाली जो मेटल होती हैं वो अपने से कम क्रियाशील वाले धातुओं के यौगिकों के विलयंस को विस्थापित कर देती हैं, यानी कि उनमें जो कंपाउंड होता है उनसे वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, छुड़ा लेते हैं, और यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित होता है। ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित होता है। और ये जो सक्रियता श्रेणी है यानी कि एक्टिविटी सीरीज है, इसको आप बिल्कुल आंख बंद करके याद करिएगा। इसको लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। पहला होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर Pb यानी लेड। इसके बाद फिर हाइड्रोजन आता है, फिर कॉपर आता है, फिर मरकरी, फिर Ag, फिर Au। यानी इस तरीके से ये हमारी सक्रियता श्रेणी यानी कि एक्टिविटी से सीरीज है। और सबसे ताकतवर है पोटेशियम और सबसे कमज़ोर है Au यानी कि गोल्ड। अब देखिए धातुओं की अधातुओं के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है। कह रहा है कि अगर हम मेटल की नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा। तत्वों की अपक्रियाशीलता उनके संयोजकता कोष यानी कि बैलेंसिंग कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में इसे समझा जा सकता है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं और अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। देखिए इस पॉइंट को आप ऐसे समझ सकते हैं। कैसे
कि जो NaCl होता है, तो Na जो होता है, Na होता है वो धातु होता है। Na क्या होता है? धातु होता है। और Cl क्या होता है? अधातु होता है। Cl क्या होता है? अधातु होता है। तो ये कैसे बनता है ये आपको बताया गया है। कैसे? देखिएगा, जो सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। जो परमाणु क्रमांक होता है उसका 11 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली कोष में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। दूसरे में कितने में जाएंगे? 8, क्योंकि बोरबरी नियम के अनुसार किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके द्वारा भरते हैं? 2na² के अनुसार बढ़ते हैं, जहाँ पे n इक्वल होता है नंबर ऑफ कोस, यानी जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं n बराबर 1 2 3 4 करके रखते हैं। ये बोरबरी के नियम के अनुसार है। इसलिए इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि Na यानी कि जो सोडियम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले सेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8। अब 2 और 8 कितने हो गए? 10। और कितने बचे? 1। इनकी लास्ट में कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। और आपने पढ़ा कि कोई भी एलिमेंट होता है वो अपने लास्ट सेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, यानी वो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है ताकि वो स्थायी बन सके। तो यहाँ पर सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो इसको हटाना चाहता है, वो इसको हटाना चाहता है। अब अगर हम यहाँ पर क्लोरीन लें तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, परमाणु क्रमांक, तो कैसे करेंगे? पहले में 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे, ठीक है ना, फिर कितने आएंगे? 7 आएंगे। यानी कि इसके भी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए इसको ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा। यानी कि जो देगा वो प्लस हो जाएगा और क्लोरीन लेगा तो वो माइनस होगा, इसलिए प्लस माइनस हिस्सों में टूट जाते हैं और ये आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? NaCl। फिर से प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से समझा दूं इस पॉइंट को। देखिएगा कि हमने सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है यानी परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहली सेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, ठीक है ना। अब अगर हम क्लोरीन यहाँ पे ले तो क्लोरीन का होता है परमाणु क्रमांक 17, इसका सोडियम का होता है 11 और क्लोरीन का होता है 17। तो यानी कि इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले में आएंगे 2 8 और लास्ट सेल में क्या आएंगे? कितने? 7। अब इसके हम आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन देखते हैं, क्योंकि वही उसकी संयुजता और बैलेंसी होती है। इसके आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब कोई भी एलिमेंट होता है वो अपने आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? 8। अब इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये 7 तो नहीं छोड़ सकता है, इसलिए एक और ये एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यानी कि ये जो Na है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, इसलिए इसके ऊपर जो सिंबल बन जाएगा प्लस का, और क्लोरीन जो है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो इसलिए इसके ऊपर सिंबल बन जाएगा माइनस। यानी कि जो देता है वो प्लस होता है, जो लेता है वो माइनस होता है, और इन दोनों प्लस माइनस होने की वजह से ये आपस में मिल जाएंगे और बना लेंगे ये NaCl, ठीक है ना। फिर से समझते हैं, अगर आपको नहीं आया समझने तो इसको फिर से समझते हैं कि ये सोडियम है, इसके आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके, क्योंकि इसके 11 होते हैं ना, 11 होते हैं, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक वो बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। और ये फिर से देखो बनाते हैं, ये सोडियम है, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8, 1 2 3 4 5
6 7 8 कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 8 हो जाएंगे। अब 8 और 2 10 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा, तो इसने ज़्यादा वाले इलेक्ट्रॉन इसको अपना ये बाहर कर दिया, ये मान लो ये बाहर। अब क्लोरीन का ले लीजिए। क्लोरीन के पहले सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 और 2। दूसरे सेल में कितने जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और तीसरे वाले में सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 8 2 10, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और ये जो 7 जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। ठीक है ना। देखो इसको ऐसे समझते हैं, इसमें बन नहीं पा रहा है यहाँ पर, इससे समझते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 2 8 1। लास्ट में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। क्लोरीन के पास कितने हैं? 2 8 7। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसने ये छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसके ऊपर कैसा साइन बन गया? माइनस, यानी कि ये धनायन हो गया और क्लोरीन ऋणायन हो गया। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग इसने की कि Na यहाँ पर 2 2 4 2 6 1 7, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो 8 इसका भी हो गया और इस प्रकार ये Na प्लस और ये Cl माइनस बन गया। अगला देखते हैं आयनिक यौगिक क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। विपरीत आवेश ए आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमने बताया प्लस माइनस जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि प्लस जो माइनस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बना देते हैं। जब उनके पास प्लस माइनस हो जाता है तो इनके बीच में एक फोर्स काम करने लगता है जिसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल, और ये इसकी वजह से उसमें ये बंध जाते हैं और ये यौगिक बना लेते हैं। आयनिक यौगिकों के क्या गुणधर्म होते हैं, यानी कि क्या क्या क्वालिटियाँ होती हैं वो समझते हैं। ये आप समझ गए? अगर आपको नहीं समझ आए तो मैं फिर से बता दूं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं कि विपरीत आवेश के आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर बल में बंधकर आयनिक यौगिक बना देते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसी एग्जाम्पल से बताया कि जो NaCl जो है ना, अब इसमें प्लस था और माइनस था। ये विपरीत आयन है, ये प्लस वाला आयन है और ये माइनस, दोनों एक दूसरे में बंध गए क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। आकर्षण होने की वजह से इनके बीच में एक बल कार्य करता है जिसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल, और इसमें बन जाते हैं और फिर ये टूटते नहीं। यानी कि जो नमक बन गया वो कभी टूटता है कि सोडियम अलग जा रहा है, क्लोरीन अलग जा रहा है, ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि वो आयन में एक दूसरे से बंध जाते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म देखते हैं, यानी कि उनकी क्या क्या क्वालिटी होती है। सबसे पहले भौतिक प्रकृति, ये ठोस व कुछ कठोर भी होते हैं, सामान्यतः ये भंगुर भी होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, यानी कि गलनांक और क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का जो गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, यानी कि थोड़े बहुत में ना ये गलते हैं ना ही ये उबलते हैं। इसके बाद देखिए घुलनशीलता की बात करते हैं इनकी। अगर हम इनकी घुलनशीलता की बात करें तो आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन व पेट्रोल जैसे विलायकों में अम्लीय होते हैं, यानी कि ये घुलते नहीं हैं। जैसे आपने देखा होगा जो नमक होता है वो जल में घुल जाता है, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल जैसे विलायकों में अम्लीय होता है। प्रायः, सभी नहीं होते, प्रायः प्रायः वर्ड लगाना। तो आयनिक यौगिक जो प्रायः यानी कि जनरली जल में तो घुलते, जल में घुलनशील व केरोसिन और पेट्रोल जैसे विलायकों में अम्लीय होते हैं। विद्युत चालकता की बात करें तो आयनिक यौगिक जलीय विलयन में गलित रूप से विद्युत का चालन करते हैं और ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते। यानी कि अगर जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि अगर आपने ये नमक रखा है, ये साल्ट रखा है, तो क्या इसमें करंट लग सकता है? नहीं रख सकते जब वो सूखा है। लेकिन अगर आपने इसको पानी में डाल दिया, पानी में एक बीकर में उसमें डाल दिया और इसमें आपने करंट लगा दिया, तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। अब देखिए धातुओं की प्राप्ति, यानी कि धातु की,
खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी में प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्वों में यौगिकों को खनिज कहते हैं। जैसे हम पृथ्वी में जैसे हम गोल्ड निकाल रहे हैं, तो वो एकदम पेपर थोड़ी है, जिस फॉर्म में निकल रहा है वही उसका खनिज है। एल्युमिनियम भी निकालते हैं खदानों से, मैग्नीशियम भी निकालते हैं, बॉक्साइट भी निकालते हैं, तो ये जिस रूप में हमें निकल रहे हैं वो खनिज कहलाते हैं। अयस्क क्या होते हैं? अयस्क वे होते हैं वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उनका निकालना लाभकारी होता है, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। जैसे कि कॉपर निकालने के लिए हम एक अयस्क का निकालते हैं जिसका नाम है CuFeS2। इसको बोलते हैं कॉपर पाइराइट। क्या बोलते हैं? कॉपर पाइराइट। जो कॉपर पाइराइट है यानी CuFeS2, ये एक पत्थर के फॉर्म में निकलता है और इसको निकालने से क्या होता है कि अधिक मात्रा में कॉपर मिलता है, इसलिए वो लाभकारी होता है। यानी कि अयस्क वे खनिज होते हैं जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उनका निकालने से हमें ज़्यादा लाभ होता है, उनको हम अयस्क कहते हैं। अयस्क को इंग्लिश में बोलते हैं ORE। यानी कि जैसे कि आप कोई भी चीज़ हो, जैसे कि अगर आप सोना निकाल रहे हैं खदानों से, तो क्या वो पेवर गोल्ड के फॉर्म में थोड़ी निकल रहा है, उसमें कई चीज़ें मिक्स हैं, है ना। तो अगर हम वही चीज़ निकालेंगे जिसको हमें साफ करने पर ज़्यादा मात्रा में गोल्ड प्राप्त हो सके। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है सक्रियता श्रेणी, यानी कि एक्टिविटीज़ जो सीरीज है उससे संबंधित क्या धातु कर्म होते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील मैंने आपको बताया था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते, विद्युत नहीं मिलते हैं विद्युत अपघटन में। जब इनका हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो ये स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते। मध्य अपक्रियाशील के कौन है? जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर और मैग्नीशियम। ये सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क में कार्बन द्वारा ये अपचयन हो जाते हैं। और सबसे आखिरी में कौन बचता है? Ag और Au। ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं और ये सबसे दुनिया में सबसे कम क्रियाशील धातु है। कब सबसे कम रिएक्ट करते हैं? कौन सी? सोना और चांदी, यानी चांदी तो सबसे कम सोना। और मध्य क्रियाशील कौन कौन सी होती हैं? ये जो बीच वाली हैं, जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है और मरकरी है। Ag को मरकरी बोलते हैं। और सबसे अधिक है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। अब हम देखते हैं धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं को कैसे हम निष्कर्ष करते हैं, अयस्क से कैसे हम धातु प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो हम अयस्क का समृद्धिकरण करते हैं, यानी कि उसको हम इकट्ठा करते हैं। फिर हम उनका निष्कर्षण करते हैं फैक्ट्री में। फिर उनका हम परिष्करण यानी कि उसको हम शुद्ध रूप में लाते हैं। देखिए अयस्क जो होता है यानी कि जो और होता है उसका सांद्रण किस तरीके से करते हैं। पहला उच्च अपक्रियाशील धातुओं से, दूसरा मध्यम अपक्रियाशील धातुओं के लिए, तीसरा निम्न अपक्रियाशील धातुओं के लिए। उच्च अपक्रियाशील धातुओं के लिए गालित धातु का विद्युत अपघटन करते हैं और हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। मध्यम अपक्रियाशील धातुओं के लिए हम उनमें सल्फाइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क के थ्रू हम उनका सांद्रण करते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड या जिंक सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क में जिंक कार्बोनेट। तथा जो निम्न क्रियाशील धातु हैं उनके लिए हम सल्फाइड अयस्क का हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सल्फाइड अयस्क का रूप करते हैं। और जो मध्यम अपक्रियाशील की धातु है उनको हम सिनेवार यानी वायु द्वारा उनको भर्जन करते हैं या सीमित वायु द्वारा हम निष्पादन करते हैं। फिर हमें धातु का ऑक्साइड मिल जाता है। धातु के ऑक्साइड के मिलने के बाद उस धातु का फिर हम अपचयन करते हैं और धातु का हम शोधन करते हैं। जो निम्न अपक्रियाशील वाली धातु हैं उनको मिलने के बाद हम उनका भर्जन करते हैं, फिर हमें धातु प्राप्त हो जाती है और फिर हम उसको परिष्करण यानी कि उसको हम शुद्ध रूप में लाते हैं। यही स्टेप हैं अयस्क का सांद्रण करने के लिए। यानी कि सल्फाइड अयस्क के लिए सिनेवार वायु
और भर्जन द्वारा करते हैं अगर सल्फाइड अयस्क होगा तो। शनिवार वायु द्वारा भर्जन, धातु का ऑक्साइड, धातु में अपचयन तथा धातु का शोधन। और कार्बोनेट होगा तो सीमित वायु द्वारा निष्पादन करेंगे, धातु में अपचयन होगा और धातु का शोधन। और अगर आपका निम्न अपक्रियाशील धातु है तो उसका हम सल्फाइड अयस्क मिलाएंगे, सीधा भर्जन करेंगे, धातु मिल जाएगा, परिष्करण होगा। उच्च अपक्रियाशील होगी तो गालित धातु का विद्युत अपघटन मिलाएंगे, मिलाकर, और उससे हमें तुरंत वहीं पर शुद्ध धातु भी प्राप्त हो जाएगी। अब देखेंगे इससे अयस्क से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले है गैंग। ये गैंग क्या होता है? ये कई बार एग्जाम में आया है कि गैंग क्या है। पृथ्वी से खनित अयस्कों में जब हम कोई भी खनिज निकालते हैं और में क्या लगी रहती है, रेत, मिट्टी जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जिनको हम गैंग कहा जाता है। यानी कि जैसे हम चांदी निकाल रहे हैं या एल्युमिनियम निकालना है तो वो हमें एकदम पेपर थोड़ी मिल रहा है। जब मिट्टी में खोदते हैं तो हमें उसमें क्या मिलता है, रेत भी लगी रहती है, मिट्टी, धूल, कण सब लगी रहती हैं, बहुत सारी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इन्हीं अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। भर्जन क्या होता है? सल्फाइड अयस्क को, किसको? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इसी को भर्जन कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है और इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, यहाँ पे हमने जिंक सल्फाइड लिया, वायु की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो क्या बन गया? हमें जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इसी प्रकार हमने हाइड्रोजन सल्फाइड लिया जिसे हम सिनेबार बोलते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो क्या बन गया? यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ पर आपका क्या हो गया? मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, क्योंकि Hg तो आपका क्या हो गया? मर्क्यूरिक सल्फाइड है जिसे सिनेबार बोलते हैं। सिनेबार जो होता है वो मरकरी का अयस्क होता है। किसका होता है? मरकरी। सिनेबार यानी जो होता है वो मरकरी का अयस्क होता है, इसे हम Hg बोलते हैं। अगला देखिए, निष्पादन क्या होता है? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को हम निष्पादन किया जाता है। कि कोई भी कार्बोनेट अयस्क ले ली, जैसे हमने ZnCO3 ली, जब हमने इसको बहुत ज़ोर से गर्म कर दिया तो ये दो भागों में टूट गया, एक तो जिंक ऑक्साइड में, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी प्रक्रिया को हम अब निष्पादन कहते हैं। यानी कि कोई भी कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इसी प्रक्रिया को हम निष्पादन कहते हैं। अगला देखिए, उपचयन क्या होता है? धातु ऑक्साइड जैसे कार्बन जैसे अपचायक का प्रयोग करके धातु प्राप्त की जाती है। यानी कि कोई भी धातु का ऑक्साइड हो, अगर उसमें हम कार्बन मिला दें तो हमें शुद्ध धातु मिल जाती है। जैसे ये जिंक ऑक्साइड है, ZnO क्या है? जिंक ऑक्साइड है। ZnO जो है ना वो एक जिंक ऑक्साइड है, और जिंक ऑक्साइड के साथ हमने कार्बन मिला दिया तो ये दो भागों में टूट गया, है ना। और ये किससे टूट गया? कि जिंक जो है ना दो भागों में टूट कर जिंक अलग हो गया और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल गया, यानी कि जिंक अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया। CO को क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO है, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। अगला देखिए, धातु का परिष्करण कैसे किया जाता है? धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। जो अपद्रव्य चीज़ें होती हैं, बेकार की चीज़ें होती हैं, उनको हटाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसको हम विद्युत अपघटनीय परिष्करण कहते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, विद्युत अपघटनीय परिष्करण इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। एक हम बीकर लेंगे, उसमें हमने ये बीकर लिया,
उसमें हमने 2 रॉड डाल दी। 2 रॉड में एक रॉड को बोलते हैं कैथोड, इसको क्या बोलते हैं? कैथोड। और दूसरी रॉड होती है एनोड। हमेशा याद रखिए कि एनोड का सिरा होता है वो नेगेटिव का शो हुआ करता है, कैथोड का प्लस को। अब हमने क्या किया कि इसमें एक अम्लीय सॉल्यूशन डाल दिया CuSO4 का विलयन टैंक में, और इसको हमने दोनों एनोड को ले जाकर बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो उसमें करंट फैलो होने लगा। करंट फैलो होने की वजह से क्या हुआ कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन था, ये जो ब्लू ब्लू का दिख रहा है ना, ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन था, उससे SO4 अलग हो गया और कॉपर इन कैथोडों के पास इकट्ठा हो गया, और जो अशुद्धियाँ थीं वो नीचे टैंक में जाके बैठ गईं, नीचे धरातल में जाकर बैठ गईं। यानी कि एनोड पर हमें कैसे प्राप्त हो गया? एनोड पर जो हमें ऐसा ताबा प्राप्त हुआ जो अशुद्ध है, और कैथोड पर हमें शुद्ध ताबा प्राप्त हो गया। विलयन हमने क्या लिया था? CuSO4 प्लस तनु सल्फ्यूरिक एसिड। तनु सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, बहुत ही कम मात्रा में। देखिए समझते हैं इसको। जब हम इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यानी विद्युत अपव्यय से जब विद्युत धारा यानी करंट को प्रवाहित करते हैं तो एनोड से हमें अशुद्ध धातु विद्युत अपव्यय में घुल जाती है। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपव्यय से कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। अवलय जो अशुद्धियाँ होती हैं वो एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसको हम एनोड पंख कहते हैं। देखिए जैसे हमने करंट फ्लो किया तो अम्लीय CuSO4 से जो अशुद्ध जो कि तावा था, अशुद्ध Cu था, वो एनोड पे जाके कलेक्टेड होने लगता है, और शुद्ध वाला कैथोड पे। यानी कि शुद्ध वाला किस पे जाने लगता है? कैथोड पर। और अशुद्ध वाला किस पे जाने लगता है? एनोड पे। किस पे जाने लगता है? एनोड पे। और ये इसकी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे जाकर टैंक में बैठ जाती हैं। वो कब? जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं, यानी कि बैटरी से इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है ना? अब देखिएगा संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? धातुएं जो होती हैं यानी जो मेटल जो होती हैं वो अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता यानी कि नमी, ह्यूमिडिटी जिसे बोलते हैं, और वायु यानी कि हवा आदि के संपर्क में आने पे संक्षारित हो जाती हैं। मतलब उनमें परत चढ़ जाती है। जैसे सिल्वर यानी चांदी ले लीजिए, वायु में उपस्थित जो सल्फर के साथ अपक्रिया करके ये सल्फर सल्फाइड बनाता है। कौन? सिल्वर। जिसके कारण सिल्वर की चीज़ें काली हो जाती है। आपने देखा होगा चांदी की जितनी भी चीज़ें होती हैं, पहले जब हम इसको नए नए पहनते हैं तो बिल्कुल वाइट होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये सिल्वर की चीज़ें काली पड़ जाती। क्यों? क्योंकि वायु में होता है सल्फर, और सल्फर से वो क्रिया करता रहता है। यानी कि Ag जो होता है वो सल्फर से क्रिया करता रहता है, और बाद में क्या कर लेता है? वो सल्फर सल्फाइड बना लेते हैं, यानी कि Ag2S सल्फर सल्फाइड बना लेता है, और जिसका रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम कॉपर लें तो कॉपर जो होता है वो आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। यानी कि जो कॉपर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन करने के बाद क्या कर लेता है कि कॉपर कार्बोनेट यानी कि CuCO3 बना लेता है, और जिसका रंग कैसा होता है? हरा, कि कॉपर का रंग हरा हो जाता है। इसके बाद लोहे में जंग लगना, तो आप लोग जानते हैं कि लोहे जो होता है जब वो वायु के संपर्क में आता है तो उसमें भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको हम जंग कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा कैसे करते हैं? लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। कैसे? पेंट कर देते, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशलेदेपन करके। यशलेदेपन का मतलब होता है ग्लोबनाइजेशन करके, ये भी एक तरीके का है केमिकल होता है पेंटिंग। दूसरा क्रोमियम लेपिन लगाकर, एनोडीकरण करके, या फिर मिश्र धातु बनाकर। इस तरीके से हम लोहे को संक्षारण से सुरक्षा दे सकते हैं। यशदलेपन क्या होता है? लोहे तथा इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उस पर
जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसी को हम यश तले वन परिक्रम करते हैं। यानी कि जो जिंक होता है ना, जिंक, इसकी हम पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं आयरन, इसको ही हम बोलते हैं यश तले वन कहते हैं। मिश्र धातुएं क्या होती हैं, देखिएगा। मिश्र धातु क्या होती हैं, जिसे हम एलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलॉय। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या अधातु का एक समांगी मिश्रण होता है। यानी कि जो मिश्र धातु होता है वो दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होता है। कैसे? लोहा को लीजिए, लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन मिश्रण के साथ होता है, जिसके कारण लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इस्पात को ले लीजिए, स्टील। स्टील किससे बनाया है? जब हमने लोहे में निकेल और क्रोमियम मिलाया, यानी कि Fe में हमने क्या मिलाया? निकेल मिला दिया और प्लस क्रोमियम मिला दिया, तब हमको स्टील मिला। पीतल कब इससे बनता है? जो पीतल होता है वो जब हम कॉपर में जिंक मिला देते हैं, कॉपर में अगर हम जिंक मिला दें तो हमें पीतल मिल जाता है। कांसा कैसे बनता है? तावा जिसे हम बोलते हैं, जब हम कॉपर में टिन मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? कॉपर में टिन मिला देते हैं। कॉपर में टिन मिला देने से ही कांसा यानी तांबा बनता है। सोल्डर क्या कब बनता है? जब लेड में, लेड का मतलब होता है पीबी, के साथ टिन मिला देते हैं, तब हम इसमें सोल्डर मिलता है। अमलगम कैसे बनता है? अमलगम जब मरकरी में अन्य तत्व मिला देते हैं तो हमको अमलगम प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से धातु तथा अधातु से संबंधित सारे एवं सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, उनको मैंने समझाया, आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भेजिए, मैं उस पर एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा। और बच्चों, अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।